अपना चल रहा था आंग्ल मराठा संघर्ष। आंग्ल मराठा संघर्ष के अंतर्गत हमने जो बेसिन की संधि तक करवा दिया था, बेसिन की संधि की जो शर्तें थी उसका महत्व करवा दिया था। सर सिडनी ओवेन ने कहा था कि संधि के पश्चात संपूर्ण भारत में कंपनी का राज स्थापित है। सर सिडनी ओवेन ने क्या कहा था? इस संधि के पश्चात भारत में कंपनी का राज स्थापित हो गया। वास्तव में संधि का महत्व आवश्यकता से भी अधिक बताया। इस संधि का सबसे बड़ा दोष यह था कि अब अंग्रेजों का मराठों से युद्ध निश्चित हो गया। बेसिन की संधि के पश्चात मराठा सरदार राष्ट्रीय स्वतंत्रता बचाने हेतु अपनी कट्टरता को बुलाकर एक हो गए। यानी कि बेसिन की संधि के पश्चात मराठा सरदार राष्ट्रीय स्वतंत्रता बचाने हेतु अपनी कटुता बुलाकर एक हो गए। दौलतराव सिंधिया वे रघुजी भोसले की सेना संयुक्त हो गई। वे अगस्त 1803 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध अंग्रेजों ने मराठा सरदारों से उत्तर व दक्षिण में एक साथ लड़ा। अंग्रेजों की ओर से दक्षिण भारत की कमान आर्थर वेलेस्ली व उत्तरी कमान लॉर्ड लेक ने संभाली। वेलेस्ली व लॉर्ड लेक ने शीघ्र ही मराठों को परास्त कर उन्हें अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य किया। अब यहाँ से हमने सूर्य अर्जुन गांव की संधि कौन सी है? सूर्य अर्जुन गांव की संधि। सूर्य अर्जुन गांव की संधि, यह सूर्य अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को हुई थी। इस संधि की जो शर्तें थी, क्या क्या शर्तें थी? सिंधिया ने बड़ौच, अहमदनगर तथा अजंता के प्रदेश अंग्रेजों को दे दिए। नंबर 2, गंगा यमुना के मध्य स्थित प्रदेश व राजपूत प्रदेश अंग्रेजों को दे दिए। राजपूत प्रदेश अंग्रेजों को दे दिए। नंबर 3, सिंधिया ने ब्रिटिश सहायक सेना रखना स्वीकार किया।
स्वीकार किया। वे सर जॉन मेडकम को रेजिडेंट नियुक्त किया। वे सर जॉन मेडकम मेलकम को रेजिडेंट नियुक्त किया। यानी कि जो सुरती चुनाव की संधि थी, सिंधिया ने बड़ौज, अहमदनगर तथा अजंता के प्रदेश अंग्रेजों को दिए। गंगा यमुना के मध्य स्थित प्रदेश व राजपूत प्रदेश अंग्रेजों को दे दिए। सिंधिया ने ब्रिटिश सेना रखना स्वीकारा और वे सर जॉन मेलकम को रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। इसके बाद में अगली जो संधि हुई थी वो होती देवगांव की संधि। नंबर देवगांव की संधि। देवगांव की संधि ये 17 दिसंबर 1803 को, 17 दिसंबर 1803 को। 1803 में हरगांव के युद्ध में पराजित होने पर लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में संधि भोंसले व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। किस किस के मध्य हुई थी? भोंसले व अंग्रेजों के मध्य। इसके तहत भोंसले ने कटक और वर्धा नदी के पश्चिम भाग अंग्रेजों को दे दिए। कटक व वर्धा नदी, कटक व वर्धा नदी के पश्चिम का भाग अंग्रेजों को दे दिए। नागपुर में एक रेजिडेंट माउंट स्टार्ट एल्फिनस्टोन रखा गया। माउंट स्टार्ट एल्फिनस्टोन रखा गया। इसके बाद में होलकर से युद्ध और राजपुर घाट की संधि। अगला पॉइंट है अपना होलकर से युद्ध और राजपुर घाट की संधि। होलकर से युद्ध व राजपुर घाट की संधि। होलकर से युद्ध और राजपुर घाट की संधि। जब अंग्रेज सिंधिया और बड़ौद से संगठित थे, जब अंग्रेज सिंधिया और भोंसले से संघर्षरत थे, तब अंग्रेजों की इस व्यवस्था का लाभ उठाकर होलकर ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया। व्यवस्था का लाभ उठाकर होलकर ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उस समय जयपुर के साथ अंग्रेजों के अच्छे संबंध थे। अतः अंग्रेज होलकर की इस कार्यवाही से नाराज होकर होलकर के 3 अंग्रेजों ने डॉन, विकर्स और दान, विकर्स और घान को मौत के घाट उतार दिया। वेलेस्ली ने अप्रैल 1804 ईस्वी में होलकर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। 1804 ईस्वी में वेलेस्ली ने किसके प्रति घोषणा कर दी? 1804 ईस्वी में वेलेस्ली ने कर्नल मोशन को होलकर के विरुद्ध भेजा। वेलेस्ली ने
कर्नल मोशन को होल्कर के विरुद्ध भेजा। लेकिन वह पराजित हुआ। वेलेस्ली को वापस इंग्लैंड बुला लिया। फिर कर्नल गया, लेक ने पहले ही डीक के युद्ध में फिर फर्रुखाबाद में होल्कर को पराजित कर दिया। यानी कि जब दोबारा से किसको भेजा, लेक को भेजा। जब कर्नल मैकमेसन पराजित हो गया था तब उसने इसको होल्कर को पहले डीक के युद्ध में पराजित किया, फिर फर्रुखाबाद में। अतः होल्कर अपने मित्र भरतपुर नरेश के यहाँ शरण ली। अंततः सर जॉर्ज बर्लोन व होल्कर के मध्य 1886 में राजपुर घाट की संधि हुई थी। कब हुई थी? राजपुर घाट की संधि 1886 में। 1886 में राजपुर घाट की संधि हुई। इस संधि के अनुसार होल्कर ने चंबल नदी के उत्तरी प्रदेश बुंदेलखंड छोड़ दिए। अंग्रेजों ने होल्कर को टोंक रामपुर का क्षेत्र लौटा दिए और होल्कर ने राजपूताना के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। यानी कि जो इस संधि के अनुसार होल्कर ने चंबल नदी के उत्तरी प्रदेश बुंदेलखंड छोड़ दिए और अंग्रेजों ने होल्कर को टोंक व रामपुर का क्षेत्र लौटा दिया और होल्कर ने राजपूताना के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। तृतीय अंग मराठा युद्ध। तृतीय अंग मराठा युद्ध। तृतीय अंग मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध का तीसरा चरण लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने पर शुरू हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम पिंडारियों की शक्ति को नष्ट करने की योजना बनाई, क्योंकि उसमें भय था कि कहीं पिंडारी मराठों के पक्ष लेकर युद्ध ना कर दे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नागपुर को 27 मई 1816 को पेशवा को 13 जून 1817 तथा सिंधिया को 5 नवंबर 1817 में बहुत अपमानजनक संधि करने को बाध्य की। मराठों ने विवश होकर दौलतराव सिंधिया, नागपुर में अप्पा राव साहब और मल्हार राव होल्कर के नेतृत्व में युद्ध की ठान ली। अंग्रेजों ने पेशवा की खिड़की व अष्टमी स्थान पर भोंसले को सीतामढ़ी स्थान पर तथा होल्कर को महेंद्रपुर के स्थान पर पराजित किया। वे 6 जनवरी 1898 को होल्कर व अंग्रेजों के मध्य मंदसौर की संधि हुई, जिसके अनुसार राजपूत राज्यों से अपने दावे तथा नर्मदा नदी के दक्षिण जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए। वे इंदौर में एक रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जून 1818 में जॉन मेलकम के आगे समर्पण कर दिया और पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा को पेंशन देकर कानपुर के पास बिटूर भेज दिया गया था। यानी कि जो तृतीय अंग मराठा युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत लास्ट में अंग्रेज पूर्ण रूप से विजयी हुए। यानी कि तृतीय अंग मराठा युद्ध था, यानी कि इसका जो तीसरा चरण था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने पर शुरू हुआ था। किसके? लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने पर शुरू हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम पिंडारी शक्ति को नष्ट करने की योजना बनाई, क्योंकि पिंडारी थे जो मराठों का साथ दे रहे थे, क्योंकि उस समय पिंडारी मराठों का पक्ष लेकर युद्ध ना कर दे, इसलिए उनको भय था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नागपुर को 27 मई 1816 पेशवा में
27 मई 1816 ईस्वी में पेशवा को और 13 जून 1817 को सिंधिया को, 13 जून 1817 को सिंधिया को 5 नवंबर 1817 को बहुत अपमानजनक संधि करने को बाध्य किया। मराठों ने विवश होकर पेशवा दौलतराव सिंधिया, नागपुर में अप्पा साहब मल्हारराव होलकर के नेतृत्व में युद्ध की ठान ली। युद्ध में पेशवा युद्ध ने अंग्रेजों ने पेशवा को खिड़की और अष्टी स्थान पर, घोंसले को सीताबाड़ स्थान पर होलकर को महेंद्रपुर के स्थान पर, पराजित किया। वे जनवरी 1818 को अंग्रेज व होलकर के मध्य मंदसौर की संधि हुई थी, जिसके अनुसार राजपूत राज्यों से अपने दावे तथा नर्मदा नदी के दक्षिण जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए। वे इंदौर में एक रेजिडेंट रखना स्वीकारा। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जून 1818 में जॉन मेलकम के आगे समर्पण कर दिया। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा के पेंशन देकर कानपुर के पास गठूर भेज दिया गया। अब है मराठों के पतन के कारण, लेकिन मराठों का पतन के क्या कारण है? मराठों के पतन के कारण नंबर 1, आंतरिक दुर्बलता। यानी कि पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की जो स्थिति कमजोर पड़ गई थी, लेकिन उन्होंने इसको उभरने के लिए खूब प्रयास किए थे। कुछ समय बाद उन्होंने इसको एक कृत होकर संगठित करने का प्रयास किया और संगठित भी किया, लेकिन बाद में फिर उनमें आपसी फूट की वजह से, वो आंतरिक दुर्बलता की वजह से उनका पतन होना स्वभाव था। सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ ऐसे लोगों ने इनको एकत्रित करने की कोशिश की, लेकिन बाद में इन्हीं लोगों में आंतरिक कलह की वजह से इनका नष्ट होना स्वाभाविक था। अगला है प्रशासकीय दोष। प्रशासकीय दोष यानी कि प्रशासन के अंतर्गत चौथ और सरदेश मुख्य वसूली के लिए इनमें आपस में दोष भावना आ गई थी, यानी कि प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चला सके थे। अयोग्य नेतृत्व, यानी कि राजपूत, जाट, सिख, महादजी सिंधिया और अहिल्याबाई होलकर ऐसे लोगों ने जो नेतृत्व के योग्यता उनमें उस समय तो ठीक थी, लेकिन बाद के जो शासक हुए थे वो अयोग्य घोषित हो गए थे। यानी कि इसमें कोई ऐसा योग्य शासक नहीं था जो नेतृत्व संभाल सके। पानीपत के युद्ध में अधिकतर लोगों का सर्वनाश हो गया था। उन्होंने कहा था कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने के मोहरे और चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। इस प्रकार पानीपत के युद्ध में योग्य नेतृत्व का अभाव हो गया था। अगला है आर्थिक सैन्य व्यवस्था।
आर्थिक सैन्य व्यवस्था। मराठों की असफलता का मुख्य कारण प्रशिक्षित सेना, आधुनिक तोपखाना का अभाव था। आर्थिक सैन्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के आर्थिक व्यवस्था के प्रति उदासीनता, आर्थिक व्यवस्था के प्रति उदासीनता, आर्थिक व्यवस्था के प्रति उदासीनता, यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात करते हैं, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। लूटपाट, कृषि, उद्योग, व्यापार ये धीरे धीरे उनकी कमजोर पड़ गई। तो लगातार युद्धों के द्वारा उसकी ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अर्थव्यवस्था उनकी इकोनॉमिक्स कंडीशन थी वो कमजोर हो गई थी। दुर्बल सैन्य व्यवस्था, अगला है दुर्बल सैन्य व्यवस्था, यानी कि अंग्रेजों के मुकाबले उनकी जो सैन्य व्यवस्था थी वो भी दुर्बल थी। और केलकर के अनुसार मराठों की सफलता का मुख्य कारण प्रशिक्षित सेना, आधुनिक तोपखाना व इनका अभाव था, यानी कि उनके अंतर्गत जो सैन्य दुर्बलता थी वो कमजोर पड़ गई थी। सामाजिक दुर्बलता है, अगला है सातवां सामाजिक दुर्बलता। सामाजिक दुर्बलता के कारण जैसे सामंतवाद प्रणाली, जाति व्यवस्था, जाति प्रथा आदि के कारण सामाजिक दुर्बलताओं मराठों के अंतर्गत व्याप्त हो चुकी थी। अगले देशी शक्तियों में शत्रुता। मैसूर तथा हैदराबाद का पतन। मैसूर तथा हैदराबाद का पतन और नवा है में देशी शक्तियों से शत्रुता। देशी शक्तियों से शत्रुता, यानी कि देशी शक्तियों से शत्रुता। राजपूत, मराठा, पिंडारी, जाट आपस में लड़ते रहते थे, तो इनकी वजह से देशी राज्यों से उनकी शत्रुता चला आ रहा था। निजाम मराठों से संघर्ष और होता रहा, जिनसे अंग्रेजों की सहायता करनी आवश्यक नहीं थी, इसलिए मैसूर और हैदराबाद का पतन भी उनके लिए मराठों का पतन का कारण बना। अगली वीडियो के अंतर्गत हम बंगाल की स्थिति को लेकर आएंगे, जो हम आपको कल करवाएंगे।